पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपना कोई व्हीकल बेच देते हैं और बेचने के बाद भी अगर आरसी में नाम ट्रांसफर नहीं कराते हैं, यानी कि नेम ऑफ ओनर चेंज नहीं कराते हैं, तो आपको क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने व्हीकल को बिना इंश्योरेंस के या बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के चलाते हैं तो आपको कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार राणा, आपका अपना वकील भाई। दोस्तों, अगर आपके व्हीकल से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के दौरान किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो आपके ऊपर दो मुकदमे चलेंगे। एक तो क्रिमिनल कोर्ट में और एक MACT क्लेम कोर्ट में। क्रिमिनल कोर्ट में जो मुकदमा चलेगा वो चलेगा सिर्फ ड्राइवर के ऊपर, और MACT कोर्ट में, क्लेम कोर्ट में जो चलेगा वो दोनों के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर भी और ओनर के ऊपर भी। तो ड्राइवर के ऊपर जो मुकदमा चलेगा क्रिमिनल कोर्ट में, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में। उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें क्या क्या होता है। आज मैं बात करूंगा सिर्फ क्लेम कोर्ट की, MACT क्लेम कोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, जब मुकदमा शुरू होता है तो कोर्ट दो लोगों को सम्मन करती है, एक तो ड्राइवर को और एक रजिस्टर्ड ओनर को। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि रजिस्टर्ड ओनर जो कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट जिसका नाम RC में था और जो रजिस्टर्ड ओनर था, कोर्ट उसको सम्मन करेगी। तो अगर आपके पास वैलिड इंश्योरेंस व्हीकल का है और ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको सिंपल क्या करना है, एक जवाब दावा कोर्ट में पेश कर देना है और फिर कोर्ट जिस कंपनी से आपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराया था उस कंपनी को सम्मन करके बुला लेगी और सारा भार इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर चला जाएगा क्लेम का। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास इंश्योरेंस है और लाइसेंस भी है तो आपकी लायबिलिटी हो जाती है ख़त्म। लेकिन आपके पास इंश्योरेंस तो है लेकिन लाइसेंस नहीं है, उस दौरान क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी तो आ जाएगी, कोर्ट नोटिस तो कर लेगी क्योंकि आपका व्हीकल इंश्योर्ड था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कोर्ट के अंदर जवाब दावा पेश करके ये कहेगी कि ये जो व्हीकल जो व्यक्ति चला रहा था, जो ड्राइवर था, वो ऑथराइज ही नहीं था, क्योंकि उसके पास तो ऑथराइज ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था, तो वो व्यक्ति इसको व्हीकल को चला ही नहीं सकता। तो वो जो क्लेम का जो भार है, कंपनसेशन का जो भार है, वापस आपके ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक कंपनसेशन का भार दोनों लोगों पर जाएगा, ड्राइवर पर भी और ओनर के ऊपर भी। तो दोस्तों, अब आते हैं असली मुद्दे पे, यानी कि क्लेम और कंपनसेशन कितने लाखों में, करोड़ों में आपको देना पड़ सकता है अगर आपके पास वैलिड इंश्योरेंस और लाइसेंस व्हीकल का नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक सिंपल इंजरी। अगर किसी व्यक्ति को सिंपल इंजरी हो जाती है एक्सीडेंट के दौरान, आपके व्हीकल से चोट लग जाती है, तो मिनिमम और मैक्सिमम मिला के एक व्यक्ति को अगर चोट लगती है तो मान लो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये आपका क्लेम तय है, वकील की फीस अलग से। उसके बाद अगर किसी को ग्रीवियस चोट लग जाती है, गंभीर चोट लग जाती है, तो उसमें क्या क्या मापदंड होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वो व्यक्ति कितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा है, उसका बिल कितने रुपए तक का बिल आया है, यानी कि 10 दिन हॉस्पिटल में रहा, 5 दिन रहा, 1 हफ्ता रहा है, और क्या क्या उसके इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, सारी चीज़ जो इतना भी हॉस्पिटल का बिल होगा, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो या फिर 10,000 हो, जितना भी होगा वो बिल मिला के, वो व्यक्ति कहाँ पे काम करता था, उसकी मंथली इनकम क्या थी, मंथली इनकम मतलब ऑन पेपर उसकी कितनी इनकम थी, वो सारा जितने महीने का उसको लॉस हुआ होगा वो चीज़ मिला के, और जितना डॉक्टर उसको रेस्ट लिखेगा, मान लो 2 महीने का रेस्ट, 3 महीने का रेस्ट एक्सीडेंट के बाद लिख दिया, वो सब चीज़, उसके बाद 3-4 चीज़ें और होती है, वो मिला के जितना भी कंपनसेशन कोर्ट तय करेगी वो सारा भार आपके ऊपर आएगा। अब तीसरा जो क्लेम होता है, कंपनसेशन होता है, वो होता है एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति अगर उसको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो
मान लो एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, उसके पैर कटने की नौबत आ जाती है, हाथ कटने की नौबत आ जाती है, या कोई पैरालाइज हो जाता है उस एक्सीडेंट की वजह से, तो वो क्लेम फिर आपका लाखों में और उससे भी ज़्यादा करोड़ों तक भी जा सकता है। उसका क्या मापदंड होता है दोस्तों? उसके अंदर जो व्यक्ति, वही सारा प्रोसीजर होता है। मान लो नौकरी करता है तो कितने कमाता है, हॉस्पिटल के बिल कितने होते हैं, वो सारी चीज़, और उसमें डिसेबिलिटी का अलग से जोड़ के जब कंपनसेशन तैयार किया जाता है तो वो लाखों तक जा सकता है आपका। वो डिपेंड करता है कि डिसेबिलिटी कितनी है, वो इस हिसाब से कोर्ट तय करती है। अब आते हैं, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है इस एक्सीडेंट के दौरान आपके व्हीकल से, तो मान लो एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है और उसकी एज 30 साल के आसपास है और उसकी सैलरी है लाख रुपए तक, तो वो कैसे काउंट होगा? मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, अगर डिटेल में आपको बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। वो आपका एक तो वो जो 30 साल एज है उसकी, वो देखा जाएगा उसकी जॉब सर्विस 60 साल तक, रिटायरमेंट तक कितने साल बचती है, यानी कि 30 साल का है तो 60 साल तक 30 साल करीब करीब वो सारा पैसा जोड़ा जाएगा सैलरी के हिसाब से। दूसरा, उसके डिपेंडेंट कितने हैं, उसके ऊपर घर के फैमिली के कितने लोग डिपेंड हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, वो सारी चीज़ देखी जाएंगी। और उसके अलावा वो अगर हॉस्पिटल में एडमिट रहा है उससे पहले, डेथ से पहले कुछ दिन, एक्सीडेंट के दौरान हॉस्पिटल के कितने बिल हैं, वो सारी चीज़ें मिला के, मतलब अगर आप हिसाब लगाओगे, अगर लाख रुपए अगर किसी की सैलरी वो बंदा लेता है और 30 साल की एज है, तो करीब करीब वो 2 से 2.25 करोड़ तक क्लेम पहुंच जाएगा दोस्तों। अगर आपने जो कोर्ट ने क्लेम तय कर दिया वो पे कर दिया तो ठीक है, अगर पे नहीं किया तो कोर्ट आपके नाम जो भी प्रॉपर्टी होगी, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, उसके कुर्की के आदेश देके उस कंपनसेशन के पैसे को वसूल करके और जो व्यक्ति एक्सीडेंट में मारा गया उसके परिवार को दे देगी। अगर मान लो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, प्रॉपर्टी आपके नाम है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर कंपनसेशन आप दे नहीं पाओगे तो कोर्ट के पास दूसरा चारा बचता है कि आपको जेल भेज देगी, फिर आपको जेल हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो जानकारी थी क्लेम कोर्ट के बारे में, कंपनसेशन कोर्ट के बारे में। क्रिमिनल कोर्ट में क्या क्या प्रोसीजर होता है, ड्राइवर को क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो रहिए मेरे साथ। नमस्कार।